जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज हमारी जीके जीएस की हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए जीके जीएस की क्लास नंबर 4 है। डेली दोपहर को 12 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। कंप्लीट पीडीएफ के लिए नीचे नंबर दिया गया, इसके ऊपर व्हाट्सअप करके आप 170 रुपीज़ में हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी? राइट ऑप्शन रहेगा पल्लव। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। पल्लवों ने 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर राज किया था। पल्लवों के अनंत अंत के बाद दक्षिण भारत में चोलों का उदय हो गया था। जब पल्लवों का अंत हो गया था तो उसके बाद कौन से साम्राज्य का? चोलों का उदय हो गया था। पल्लवों का जो अंतिम शासक था वो अपराजित वर्मन था। अपराजित वर्मन। नेक्स्ट है, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। किसके द्वारा निर्मित किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पल्लवों के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया। महाबलीपुरम में स्थित इमारतों का समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। यह समूह भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में महाबलीपुरम नामक स्थान पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय में बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुरु में बनाया गया, मत्स्य, वत्स या मगध? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मगध के अंदर बनाया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन मगध में बना था। यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ कई विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे कि बौद्ध सिद्धांत, गणित, तर्कशास्त्र, व्याकरण, भारतीय दर्शन और खगोल विज्ञान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात के शकों को हराने के बाद सकारी और विक्रमादित्य जैसी उपाधियां धारण की थी। उनके शासनकाल में साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर था। उन्हें उनकी उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षण के लिए एक आदर्श राजा के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, राजनीतिक और सरकार के मंत्री थे। हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। यह गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास को जानने के लिए एक अहम अभिलेखीय साक्ष्य है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। कौन थे समुद्रगुप्त? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे। इतिहासकार V.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये किसने कहा था? ये V.S. स्मिथ ने कहा था, एक इतिहासकार थे। गुप्तों को किस वर्ण से उत्पन्न माना जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्य। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त मूल रूप से वैश्य थे। स्मृतियों के अनुसार
नाम के उत्तरांश गुप्त शब्द का जोड़ा जाना वैश्यों की विशेषता थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त भारत के महानतम राजाओं में से एक थे। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी में गद्दी संभाली थी। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधियां धारण की थी। एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि गुप्त वंश के कौन से राजा के द्वारा कविराज की उपाधि धारण की गई थी? तो समुद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिशेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में। हरिशेन द्वारा लिखित इलाहाबाद स्तंभ यानी कि प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है। इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, इलाहाबाद स्तंभ को। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है। एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कौन सा स्तंभ करता है? तो कौन सा शिलालेख करता है? तो इलाहाबाद स्तंभ करता है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति करता है। एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। यह गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह शिलालेख कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। उन्होंने उत्तरी और मध्य भारत में शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच का पुत्र और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त का पोता था। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गंगा क्षेत्र में किए गए गठबंधनों के कारण उन्हें महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त गुप्त वंश का राजा बना। नेक्स्ट, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वीणा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वीणा एक भारतीय तार वाला वाद्य यंत्र है। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्कों और शिलालेखों से पता चलता है कि वह एक कुशल कवि और संगीतकार थे, तो इसलिए ही तो उन्होंने कविराज की उपाधि धारण की थी। उन्हें कविराज यानी कवियों का राजा भी कहा जाता है। वह एक महान प्रशासक और महान योद्धा थे। समुद्रगुप्त ने मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की। मौद्रिक प्रणाली की स्थापना किसके द्वारा की गई? समुद्रगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हराया था। विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। किसको? समुद्रगुप्त को। नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, देवगढ़। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नागर शैली का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर गुप्त काल में बना था। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त प्रथम को महेंद्र आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला नियोजित विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय यह महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ वेद, योग शास्त्र, चिकित्सा, तंत्र विद्या, सांख्य दर्शन जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा महाविद्यालय को हर्षवर्धन और पाल शासकों ने संरक्षण दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को लगभग 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। एग्जाम के अंदर पूछा गया है
कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 ईस्वी में। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और कुमार गुप्त को महेंद्र आदित्य के नाम से भी जाना जाता था। गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक निम्नलिखित में से कौन सा था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अभिज्ञान शाकुंतलम। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कालिदास द्वारा लिखित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजा दुष्यंत की कहानी पर आधारित है। कालिदास की रचनाओं में कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी गई, रघुवंशम लिखी गई, कुमार संभवम लिखी गई। ठीक है, ये सभी और भी इसके दो महाकाव्य हैं, एक रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम। चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा उन्होंने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। बौद्ध धर्म और उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से फाहियान ने भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा की थी। अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान ने 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान जो पटना है उसमें संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का आपको चयन करना है कि गलत जोड़ी कौन सी है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंध था, बिंबिसार गुप्त वंश से संबंधित था, बिंबिसार का गुप्त वंश से संबंध नहीं थे, बिंबिसार हर्यक वंश से संबंध रखते थे। वंश पूछा गया कि कौन सा राजा कौन से वंश से संबंध रखता था? चंद्रगुप्त मौर्य वंश से था, बिल्कुल सही है। बिंबिसार गुप्त वंश से नहीं था, हर्यक वंश से था, तो कौन सी गलत जोड़ी हो गई? ऑप्शन नंबर बी। जो राज राजा था वो चोल वंश से था, कनिष्क कुषाण वंश से था, बाकी सभी हैं, ऑप्शन नंबर बी गलत इसमें है। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है, चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से है, राज राजा का संबंध चोल वंश से है, कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वह कौन से राजवंश से संबंधित था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य राजवंश से। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था जिसने सम्राट हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने लगभग 610 से 642 ईस्वी तक चालुक्य वंश पर शासन किया। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर लड़े गए युद्ध में हर्षवर्धन को हराया। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति थे। रवि कीर्ति ने एहोल शिलालेख की रचना की थी, किसके द्वारा? रवि कीर्ति के द्वारा। नेक्स्ट है, राजपूत वंश के चंदेल राजवंश ने भारत के प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक कौन थे? चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे, ये आपको याद रखना है। चंदेल वंश की राजधानी कौन सी थी? खजुराहो थी। चंदेल राजवंश के शासकों ने खजुराहो में कई मंदिर बनवाए जिनमें कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। कंदरिया महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? चंदेल राजवंशों के द्वारा। चंदेल वंश के राजाओं ने 9वीं शताब्दी में जेजाक भुक्ति क्षेत्र पर शासन किया। जेजाक भुक्ति क्षेत्र वर्तमान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। चंदेल वंश के राजाओं को कला और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से वंश के राजाओं को कला और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है? तो चंदेल वंश के राजाओं को जाना जाता है। ठीक है, यह आपको बात ध्यान में रखनी है। और इसके संस्थापक नन्नुक थे। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण है चंदेल राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पुष्यभूति। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राजा हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन इस वंश के सबसे प्रतिष्ठित शासक थे। उन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था।
हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन ने मगध पर विजय प्राप्त की थी। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, पाल राजवंश, राष्ट्रकूट राज्यों के मध्य हुआ था। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़े गए इस युद्ध को कन्नौज त्रिभुज युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। कन्नौज गंगा व्यापार मार्ग पर स्थित था और रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। इस कारण से यह रणनीतिक और व्यावसायिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण शहर था। कन्नौज के लिए लड़े गए इस युद्ध में अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया था। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, काकतीय। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गोलकुंडा किले का निर्माण मूल रूप से काकतीय शासक प्रताप रुद्र ने करवाया था। गोलकुंडा का किला हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। इसे मूल रूप से मनकल के नाम से भी जाना जाता है। गोलकुंडा किले का निर्माण मूल रूप से काकतीय शासक प्रताप रुद्र ने करवाया था और यह हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर है और इसको मूल रूप से मनकल के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महायान। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे, एक हीनयान एक महायान। महायान जो है प्राचीन संप्रदाय था और हीनयान नवीनतम संप्रदाय था। तो हर्ष का जब शासन था उसके दौरान कन्नौज सभा महायान संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में महायान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक सभा का आयोजन किया था। इस सभा में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या की थी। इस सभा में लगभग 20 राजाओं, 1000 विद्वानों, 3000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं, 3000 ब्राह्मणों और जैनियों ने हिस्सा लिया था। इस सभा में ह्वेनसांग को सभा की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस सभा में हर्ष की सहिष्णुता की नीति परिलक्षित हुई थी। हर्षवर्धन एक अच्छे लेखक, कवि, नाटककार थे। इनके द्वारा रचित रत्नावली, प्रियदर्शिका प्रसिद्ध नाटक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन ईगल। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। कौन सी थी? मान्यखेत। एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। पाल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो गोपाल था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक था। पाल साम्राज्य का उदय जो हुआ था वो 8वीं शताब्दी में हुआ था। पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर है, हर्ष। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता हर्ष थे। हर्ष बाणभट्ट के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि बाणभट्ट थे। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा संस्कृत थी। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दंती दुर्ग। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। दंती दुर्ग को दंती दुर्ग प्रथम भी कहा जाता था। राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल 6वीं से 13वीं शताब्दी तक था। राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत के उत्तरी, दक्षिणी तथा मध्य भाग पर शासन किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार के अंदर।
विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय कहां पर स्थित था, बिहार के अंदर था, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में स्थित है। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पाल, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रतिहार साम्राज्य का शासनकाल अवधि 8वीं से 11वीं शताब्दी तक थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इनसे 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना कब की गई थी? 750 ईस्वी में। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, दवार समुद्रम, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। होयसल साम्राज्य की राजधानी दवार समुद्रम आधुनिक हेलेबिड थी। होयसल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया था। होयसल कुल का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। चालुक्य राजवंश की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने तत्कालीन कन्नौज के राजा हर्ष को युद्ध में पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। चालुक्य राजवंश की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने तत्कालीन कन्नौज के राजा हर्ष को युद्ध में क्या किया था? पराजित किया था। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजा कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट राजवंश के राजा थे। कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद का नया नाम है। औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है और यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया था? 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर अब की बार पूछा गया था। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट हर्षचरित के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक की भी रचना की थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कौन? कालिदास। कालिदास ने 2 प्रमुख महाकाव्य कुमार संभवम रघुवंश और एक और लिखा गया था अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की अन्य रचनाओं में 2 प्रमुख खंड काव्य ऋतुसाहरम, मेघदूत और 3 प्रमुख नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविक, अग्निमित्रम और विक्रमो अवर्ष्यम, ये तीनों नाटक और ये 2 प्रमुख रचनाएं बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर थे। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा अभियान को नेतृत्व किया, गंगा अभियान का नेतृत्व किया जिसका उद्देश्य गंगा नदी का पवित्र जल लाना था। इस अभियान में चोल सेना ने वेंगी, कलिंग, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गंगा नदी पर कूच किया था। चोल सेना ने पाल राजा महिपाल प्रथम को हराया था। इस अभियान की सफलता के बाद राजेंद्र चोल ने गंगई कोंडा चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। राजेंद्र चोल ने गंगई कोंडा चोल की उपाधि भी धारण की थी। चोल प्रशासन के संदर्भ में वेट्टी शब्द का अर्थ क्या होता था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कर, टैक्स, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चोल साम्राज्य में वेट्टी एक प्रकार का कर था जिसे आम लोगों से वसूला जाता था।
इसे अक्सर जमींदार लगाते थे। वेटी के तहत लोगों को बिना किसी मजदूरी के राजा या जमींदारों के लिए कार्य करना होता था। वेटी की प्रथा मध्यकाल में भारत के कई हिस्सों में प्रचलित थी। वेटी का इस्तेमाल बुनियादी ढांचा, मंदिर और दूसरे सार्वजनिक कामों के निर्माण के लिए किया जाता था। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा में लिखा गया था। शिल्पाधिकारम नामक महाकाव्य इलांगो आदिगल द्वारा मूल रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है। इसमें तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है। इस युग की प्रमुख रचनाओं में तोलकापियम, पाथिनेकिलकुम आदि ग्रंथ तथा शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि महाकाव्य शामिल हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चोल राजवंश से संबंधित है। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित है। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस अभिलेख के माध्यम से चोलकालीन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चोल राजवंश। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजराज चोल प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजराज चोल प्रथम के नाम पर राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। वर्ष 1987 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तोलकापियम। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मणिमेगलई, मणिमेगलई क्या है? एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना कवि चितलाई चतनार द्वारा की गई थी। और शिल्पाधिकारम यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य जिसकी रचना इलांगो आदिगल द्वारा की गई थी। जीवक चिंतामणि यह एक तमिल महाकाव्य जिसकी रचना जैन मुनि तिरुत्केदवर द्वारा की गई थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन रहेगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, चोल राजवंश से संबंधित है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल साम्राज्य से संबंधित है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा में भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु राज्य के चिदंबरम में स्थित है। नेक्स्ट है, किस वंश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पांड्या। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पांड्या वंश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। मदुरई पांड्या वंश की राजधानी थी। वर्तमान में मदुरई भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पांड्या राजवंश दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। पांड्या राजवंश ने भारत में 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन किया था। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा ग्रेनाइट से निर्मित की गई है। गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के देवता बाहुबली यानी कि गोमतेश्वर को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में देना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है क्लासेज की पीडीएफ के लिए, और बाकी क्लासेज के नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और डेली दोपहर को 12 बजे आपको ये क्लास मिलती है और साथ ही साथ में नोट्स बनाया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।